हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद अलका क्लास, जिसमें आप अकाउंट्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अभी चल रहे हैं कंटिन्यू। और आप अच्छे से मेरे को लग रहा है कि आप अच्छे से उसको समझते होंगे और उसको आप लर्न करते होंगे, नोट्स बनाते होंगे, जिससे एग्जाम में अगर आप 50-60 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के कर लेते हो अच्छे से, तो उसके बाहर नहीं जाएगा पेपर। ठीक है, और आपको आइडिया भी मिल जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आने हैं और कितना हमें लिखना है। तो आगे के आज के 10 क्वेश्चंस जो मैं आपको कंटिन्यू करवा रही हूँ, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस आपके पास आती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साझेदारी को परिभाषित कीजिए। साझेदारी जो आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं कि साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से मिलकर कोई कार्य करते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। When two or more than two people work together for earn profit, लाभ कमाने के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उसे साझेदारी कहते हैं। इसमें आप एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखेंगे 1932 के अकॉर्डिंग। ठीक है, साझेदारी अधिनियम पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन, जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। साझेदारी लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य है जो उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, साझेदारी फर्म के पुनः गठन से क्या आशय है। पुनः गठन का मतलब डीकंस्टिट्यूशन, मतलब जब कोई पार्टनर फर्म में आता है या कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो बाकी लोगों का दोबारा पुनः गठन होता है, दोबारा साझेदारी बनती है। इसी प्रक्रिया को साझेदारी पुनः गठन कहते हैं कि साझेदारों का दोबारा लाभ हानि में परिवर्तन होना और दोबारा बनना, कि जब कोई आ गया तो पुरानी साझेदारी भंग हो जाएगी। मान लीजिए आप 3 पार्टनर हो, ए बी सी, कोई डी पार्टनर आपके फर्म में आ गया तो पुरानी साझेदारी खत्म होकर अब 4 लोगों की पार्टनरशिप बनी, तो ये हो गया साझेदारी का पुनः गठन। ऐसे ही ए बी सी 3 पार्टनर है, कोई एक पार्टनर चला गया तो 2 लोगों की साझेदारी हो गई। तो मतलब जब कोई आता है, जब कोई फर्म छोड़कर जाता है, या किसी साझेदार की डेथ हो जाती है, या लाभ हानि में परिवर्तन होता है, इन सब कंडीशन को साझेदारी का पुनः गठन कहते हैं। किसी फर्म में प्रवेश करने वाले साझेदार के 2 अधिकार कौन कौन से हैं। किसी फर्म में साझेदारों के जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, उसके बाद उसके 2 राइट्स हो जाते हैं। नंबर 1, फर्म में लाभ पाने का अधिकार, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा पाने का अधिकार, और दूसरा फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार। इसीलिए पूर्ण मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया जाता है कि जिस डेट पर कोई पार्टनर फर्म में आ रहा है, उस डेट पर कौन सी एसेट और कौन सी लायबिलिटी का क्या प्राइस है, उसके आगे न्यू पार्टनर को भी उसकी संपत्तियों में हिस्सा मिलता है। तो कौन से 2 अधिकार है, लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार और संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश से आप साझेदारी फर्म के समापन या विघटन। साझेदारी फर्म लिखा है, अगर क्वेश्चन होता साझेदारी का विघटन, तो जब कोई व्यक्ति चला जाता है या डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट होती है, उस कंडीशन में साझेदारी खत्म होती है, फर्म खत्म नहीं होता, फर्म चलती रहती है। लेकिन इसमें लिखा है साझेदारी फर्म, तो जब सभी साझेदार एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फर्म अपना काम करना ही खत्म कर देती है, मतलब काम ही नहीं होता आगे कंटिन्यू, बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती, सारी संपत्तियों को बेचकर सारी लायबिलिटी को पेड कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। मतलब जब कोई पार्टनरशिप फर्म पूरी तरह खत्म हो जाती है, आगे काम नहीं करती, सारी संपत्तियां बेच दी जाती हैं और लेनदारों का भुगतान कर दिया जाता है, इन सभी प्रोसेस को साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। ये कब कब होता है, जब कोई साझेदारी अवैध होती है, इलीगल कोई बिजनेस कर रहा हो। अगर आपने किसी एनिमी कंट्री, शत्रु देश के किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप की हो, एक पार्टनर के अलावा बाकी सब दिवालिया हो गए हो, इंसॉल्वेंट, उन सब कंडीशन में साझेदारी फर्म का विघटन होना निश्चित होता है। मतलब साझेदारी फर्म को खत्म ही करना पड़ता है। नेक्स्ट है, अंश से क्या अभिप्राय है। अंश कंपनी की पूंजी का पूंजी का वह हिस्सा जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, उसे अंश कहते हैं। मतलब कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी होती है, उसे अंश कहते हैं। अंश 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश।
समता अंश वो अंशधारी होते हैं जो कंपनी के रियल मतलब ओनर होते हैं, ठीक है, और मतलब कंपनी के स्वामित्व रखते हैं। और पूर्वाधिकारी अंश वो होते हैं जिन्हें लाभ प्राप्ति का एवं लाभांश प्राप्ति का एवं पूंजी वापसी का प्रथम अधिकार होता है। इतना लिखेंगे इनफ है कि अंश क्या है, कंपनी की पूंजी का वह भाग जो मतलब कंपनी छोटे छोटे हिस्सों में जो बटा रहता है जिससे मिलकर कंपनी की होल कैपिटल बनती है, पूंजी बनती है, उसे अंश कहते हैं। और एक एरो बना के आप ऐसे लिख देंगे कि ये अंश हो गया। और फिर अंश 2 टाइप के होते हैं, यहाँ समता अंश और यहाँ पूर्वाधिकारी अंश। फिर इसको भी चाहे तो आप एक एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, अति लघु के लिए इनफ है। ये आपको बेटा टाइम लिमिट अभी से ही करने होंगे 2-4 सैंपल पेपर की। आप 3 घंटे में आप बहुविकल्पीय 10 होते हैं, 10 आपके वेरी शॉर्ट होते हैं, लघु होते हैं 6 और 4 लॉन्ग होते हैं, कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। वो आप जैसे जैसे सैंपल पेपर करने लगेंगे वो आपको टाइम अपने आप आ जाएगा कि 3 घंटे में मुझे पूरा पेपर किस तरह से करना है, टाइम मैनेजमेंट। वाहक ऋण पत्र क्या है? इससे पहले ऋण पत्र क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब कंपनी का मतलब सारी व्यवस्था शेयर्स इशू करके नहीं हो पाता तो कंपनी बाहरी व्यक्तियों से लोन लेती है, जिसके बदले में एक प्रमाण पत्र देती है जिसे बोलते हैं ऋण पत्र। ये ऋण पत्र बहुत तरह के होते हैं जो मैंने आपको ऋण पत्र वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा। अगर किसी को लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप में लेना है तो वो पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी जिसमें है कि पूरे ऋण पत्र क्या है, उसके टाइप्स। यहाँ सिर्फ इतना पूछा है वाहक ऋण पत्र। तो वाहक ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं जिनका कंपनी के रजिस्टर में नाम नहीं होता, सुपुत्रगी मार्ग से मतलब जिसको दे दिया, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, जिसके पास वो डिवेंचर है, उसी को कंपनी डिवेंचर पेड कर देगी। मतलब इंडिविजुअल ये नहीं है कि जिसका नाम है उसी को मिलेगा, जिसके पास वो डिवेंचर है, बियरर बोलते हैं इसको, वाहक ऋण पत्र बियरर डिवेंचर, जिसके पास वो सर्टिफिकेट है कंपनी उसे ही मनी पेड कर देगी। चालू संपत्ति से आप क्या समझते हैं? चालू संपत्ति वो संपत्ति होती है, संपत्ति 2 तरह की होती है, गैर चालू और चालू। चालू संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसका प्रयोग हम 12 माह के अंतर्गत करते हैं, मतलब 1 साल के अंदर ही अंदर। और गैर चालू संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसका यूज हम लॉन्ग टर्म तक करते हैं, बहुत लंबे समय तक, ठीक है। तो आप चालू संपत्ति में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? डेटर, स्टॉक, कैश, कैश इक्विवेलेंट, बीआर, बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य विपत्र जिसको आप बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आता है, चालू संपत्ति के 4 उदाहरण लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप? कैश लिखेंगे, स्टॉक लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे और डेटर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोधन क्षमता अनुपात। ये रेशो एनालिसिस वाले चैप्टर में मिलेगा आपको, अनुपात विश्लेषण, जिसमें ये है कि सॉल्वेंसी रेशो, शोधन क्षमता को बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशो, कि कंपनी के पास डेब्ट कितना है और कंपनी के पास पूंजी कितनी है, इसके बीच में जो रेशो निकाला जाता है। कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कैपिटल कम है और लोन ज्यादा है, इसी चीज के लिए जो रेशो निकाला जाता है उसे शोधन क्षमता अनुपात कहते हैं। कि आप अपने पैसों को चुकाने के लिए लायबल मतलब जिम्मेदार हैं, आपके पास इतना फंड है या नहीं है। उसके बाद रोकड़ तुल्य का क्या अर्थ है? रोकड़ तुल्य इट मीन्स कैश इक्विवेलेंट, कैश के बराबर वो चीजें जिसको आप इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जल्दबाजी में 2 महीने में, 3 महीने में, 2 दिन में, जिसको आप इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको रोकड़ तुल्यांक कहते हैं। मतलब कैश इक्विवेलेंट, कैश के बराबर। ट्रेजरी बिल्स जिसको आप इजिली जाके मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें अचल संपत्तियां, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर नहीं आती क्योंकि उसे हम हार्ड एंड फास्ट मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रदत्त पूंजी क्या है? प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल, कंपनी मतलब प्रदत्त पूंजी को हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। जैसा कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन वाली पुरानी वीडियोस देखेंगे आप, उसमें है कि कंपनी जो शेयर्स इशू करती है वो कई ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड के बाद बनती है इशूड कैपिटल, इशूड के बाद सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब के बाद कॉल्ड अप कैपिटल और कॉल्ड अप के बाद पेड अप कैपिटल।
तो वो पूंजी जो जनता द्वारा कंपनी को पेड कर दी जाती है, मतलब मांग निर्गमित पूंजी का, इशूड कैपिटल का वह हिस्सा जो जनता द्वारा कंपनी को चुका दी जाती है, उसे प्रदत्त पूंजी कहते हैं। तो ये 10 के 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको अच्छे से अभी आपने जैसे पढ़ लिया, उसके बाद इसे अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, जिससे एग्जाम टाइम में आप इजिली इसे रिवाइज कर सके। जब आप किसी चीज को लिख कर याद करते हैं तो आपके माइंड में अच्छे से ये लर्न हो जाता है और आप एग्जाम में बहुत इजिली इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो, सारी इंपोर्टेंट वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे।